नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम लेकिन आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। इसके साथ ही सोन जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन जगह से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था वो टर्बो मशीनरी था। आज से जो है हम गेट के प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने वाले हैं। आईआईटी ने जो है ना आपका रिलीज़ किया हुआ गेट के पेपर्स जो है वो हम यहाँ पे लगवाने वाले हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि जो है आपको सुविधा मिले, आसानी मिले और एक जो है ना नया व्यू पॉइंट मिले। ताकि पीवाईक्यू तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितना हम ड्रिल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो ये रहा ब्यूटीफुल सा आपके स्क्रीन के ऊपर आईआईटी का मैकेनिकल का पेपर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए, सो हियर हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2025 का क्वेश्चन है, आईआईटी के द्वारा लिया गया है ना। तो पहला बोल रहा है फिश, शोल और लायन, इनमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द एनोलॉजी। फर्स्ट वन दिया हुआ है प्राइड, सेकंड वन स्कूल, थर्ड वन फॉरेस्ट एंड फोर्थ वन सीरीज। अब यहाँ पे अगर हम गौर फरमाएं तो ग्रुप ऑफ फिश को कहते हैं सोल, तो ग्रुप ऑफ लायन को क्या कहेंगे? वैसे तो सिर्फ झुंड में नहीं रहता, लेकिन जैसे ही रहता है तो उसे हम प्राइड की संज्ञा देंगे। अल्फा, ए एज ए अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, ग्रामेटिकली जो है करेक्ट को। पहला ऑप्शन बोल रहा है, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियास्को, इट इज माई सेल्फ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियास्को, एंड इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियास्को, एंड इट इज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियास्को। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये चारों सेंटेंसेस को, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए है। इट इज हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द fiasco, राइट। नाउ नेक्स्ट मूविंग नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अप टू द मार्क हियर। ये बहुत ही मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही होते हैं, वही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्ज़ाम टाइम में मैं समझ सकता हूँ कि प्रेशर रहता है, तो हम इसे बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं, डीकोड नहीं कर पाते हैं। चलिए यहाँ की कोशिश करते हैं। टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम एक्स इन इंडिया एट 10 बजे सुबह। कार पी ट्रेवल्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। कार क्यू ट्रेवल्स ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। Car P travels continuously, but car Q stops for some time after traveling for 1 hour. If both the cars are at the same distance from X at 11:30 a.m., for how long did car Q stops? अब भैया दो कंडीशन दिया हुआ है। मान लो ये एक पॉइंट है, पॉइंट से जो है आपका चलना चालू किया एक कार आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, और एक कार जो है चलना चालू किया ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। अब भैया दोनों ने सफ़र स्टार्ट किया 10 बजे सुबह से। तो एक जो है आपका पी की ओर रवानगी हुई, एक जो है क्यू की ओर। इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है। फर्स्ट वन की जो है आपकी 25 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड वन की जो है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर है। ये आपको क्वेश्चन में क्लियर हुआ। अब बोल रहा है, अब इफ बोथ द कार, अब जो है दोनों कार जो है सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किए हुए हैं 11:30 में, मतलब 10 बजे चालू किए सफ़र और 11:30 में रुक गया, 11:30 में सफ़र रुक गया। तो आपका ये पूछ रहा है कि ये जो सेकंड कार है आपका कितना डिस्टेंस ट्रैवल की। तो मतलब ई वाला कार तो सेम डिस्टेंस चला है, यहाँ से तो ये क्लियर कट हो गया। तो अगर मैं डिस्टेंस ओवर पी देखूँ तो पहले घंटे में तो 25 ही चला होगा, है ना। फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा है तो 25 का आधा 12.5, तो कितना हो गया 37.5 किलोमीटर चला होगा। बहुत सिंपल सा है कैलकुलेशन। तो आपका जो है अगर मैं देखता हूँ क्यू, कार क्यू के लिए,
तो अगर मैं 1 घंटे इसको कंटिन्यू चलाऊँ तो वो तो 30 हो गया 1 आवर का, ये 1 आवर पीरियड का, तो ये तो सेम चला है। अब ये कुछ रुका होगा, अगर मैं इसको जो है रोक लेता हूँ आधा टाइम, 30 का आधा तो 15 होता है, तो 45 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हाई हो जाएगा। तो उसका भी आधा, मतलब आधे घंटे में ना 1.5 घंटे टाइम है, 90 मिनट, 90 मिनट्स हमारे पास टाइम है। तो 1 घंटा प्लस 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में इसकी 15 होगी, 15 का भी आधा क्या होता है, 7.5 होता है, 7.5 होता है। तो यहाँ से ब्यूटीफुली 37.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो मतलब भाई साहब हमारे कितने मिनट रुके होंगे, 15 मिनट। वेरी मतलब अच्छा क्वेश्चन था, जो एग्जाम में कभी कभी जो है हम फंबल कर जाते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, द सीलिंग फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर एक्स डिनोटेड बाय सी रेज टू पावर सी एक्स, मतलब सी के साथ ई एक्स का कोई फंक्शन है रियल नंबर के साथ, इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। Similarly, the float function denoted by fLx is defined as largest integer that is smaller than or equal to x. Which one of the following is not correct for all possible values of x? कौन सा जो है नॉट, कौन सा करेक्ट नहीं होगा? सी एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू एक्स, एफ एल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, सी एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू एफ एल एक्स, एंड एफ एल एक्स is less than of CEX. Which of the following is not possible? तो भैया एक सिंपल सा कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। सीलिंग फंक्शन दिया हुआ है जो कि स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो ये वाला कंडीशन तो जस्टिफाई हो गया है ना। देन सिमिलरली फ्लोट फंक्शन denoted by fx defined as largest integer smaller than equal to x, तो ये तो एक गिवन डाटा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब यह एक जो है x से बड़ा है, एक जो है x के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो आपको जो है क्लियर कट कंडीशन क्या दिख रही है, क्लियर कट ये दिख रही है बाबू कि आपका जो है जो बड़ा वाला है, अगर मैं दो क्वांटिटी है 12 14 13, अब ये बोल रहा है सी को अगर अब मैं 14 मान लूँ, एफ एल एक्स को जो है 12 मान लूँ, बीच वाला फंक्शन 13 मान सकते हैं, है ना, मिडिल वाला जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक्स के लिए। ओके, तो भैया अब ये बोल रहा है 14 तो 13 से ज़्यादा है और 13 12 से ज़्यादा है, तो अगर रिस्पेक्टली 14 और 12 को देखेंगे तो 14 तो 12 से ज़्यादा ही है ना, तो आपका जो है सी वाला तो करेक्ट ऑप्शन होगा, नॉट करेक्ट वाला जो पोजीशन होगा वो ऑप्शन नंबर डी के लिए होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल एनालॉजी रीजनिंग टाइप की थी, और कुछ नहीं है बाबू। नाउ नेक्स्ट इजी पीजी, घबराना नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, the P and Q play a chess frequently against each other। लो भैया, यही हमारे मैग्नस कार्लसन और हमारा चैंपियन कौन केस ही खेल रहे हैं। ऑफ दीज मैचेस पी हैज वॉन 80% ऑफ द मैचेस, ड्रॉन 15% of the matches and lost 5% of the matches. If they play 3 more matches, what is the probability of P winning exactly 2 of these 3 matches? Wow! मतलब दो लोग खेल रहे हैं, अब उसमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि 3 में से 2 जो है कितना एग्जैक्टली जीतेगा। तो मतलब विनिंग की अगर मैं विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो 80% मुझे झलक आ रही है, और लॉस की एक तरह से ड्रॉ को भी लॉस अगर कंसीडर करूँ तो 0.2 समझ में आ रही है। ये आपका सक्सेस और ये फेलियर हो गया, ठीक है। चूज जहाँ पे करना होता है वहाँ पे हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल बायनोमियल में क्या हो जाएगा, एन सी आर सक्सेस की पावर आर एन। ओके, तो अप्लाई हियर, मतलब
तीन में से दो चूज करना है। सक्सेस है 0.8 रेज टू पावर 2 एंड आपका 0.2 रेज टू पावर 1 ही हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका 3C2 की वैल्यू कितना होता है, 3 मल्टीप्लाइड विथ 0.64 मल्टीप्लाइड विथ 0.2। तो ये आ जाएगा वैल्यू कुछ इस प्रकार से आपका 0.384। और अगर आप ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें आप कैलकुलेट करोगे तो जो इक्वल टू आएगा वो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा, राइट। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से आपका ए ही ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। नाउ इजी पीजी मूविंग। यहाँ आप दो दो नंबर स्टेक्स हाई हो गए ना भाई। चलिए, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस एज मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंस कोहेरेंट कोहेरेंट पैराग्राफ इज परफॉर्म। मतलब आपका जो है पैराजम्बल वाले हैं, आपको जो है वो डाटा छांट के लिखना है कि भैया स्टोरी किस प्रकार से गठित होगी। चलिए पढ़ने का कोशिश करते हैं। पी में लिखा हुआ है एट वंस विदाउट at once at once without thinking much people rushed towards the city of hordes with the sole aim of grabbing as much gold as they could. Okay, however little did they realize about the impending hardships they would have to face on their way through the city. Miles and miles of mud, unfriendly forest, hungry beasts, and inimical local lord, all of which would reduce their chances of getting gold to almost zero. बहुत ही मतलब लालची लोग थे भाई। All of them thought that easily they could lay their hands on gold and become wealthy overnight. And about 100 years ago, the news that gold had been discovered in Kolar spread like wildfire, and whole state was in रप्चर। अरे भैया कोलार का नाम ले दिया, कर्नाटक का कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो चलो भैया मतलब कि ये जस्टिफाइबल है कि भैया ऐसे स्टोरीज चालू हो सकती है। मतलब 100 साल पहले जो है कोई सोना मतलब आपका मिला है, डिस्कवर हुआ है ना। स्टार्टिंग द पॉइंट इज टू बी एस देन नरेट करने के लिए अबाउट 100 of years ago the news that gold has been discovered in Kolar spread like wildfire and whole state was ruptured। ओके, नुकसान हुआ। देन एस के बाद जो है नेक्स्ट एट वंस विदाउट थिंकिंग मच पीपल रश टूवर्ड्स, मतलब दौड़े उस सोने के लिए। सिटी ऑफ पोर्ट्स मतलब भगदड़ मच गई वो सोने को खींचने के लिए। तो एस के बाद पी, आप देखो ऑप्शन में जो है स्टोरी बनती नजर आ रही है एस पी, हाँ। फिर आर क्यू इजी। तो ऐसे एलिमिनेट करते हुए इस स्टोरी को नरेट करेंगे तो हमारा क्लियर कट बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, ऑल ऑफ देम इजली दैट कुड बी lay their hands on gold and become wealthy। रातों रात अमीर बन गए। एंड देन आफ्टर दैट स्टोरी का क्या हुआ, however the little they did realize about the impending hardship they would have to face on their way to the city, miles of mud, unfriendly forest, and hungry beasts, inimical local lords, and all of which would reduce their chances to getting gold to almost zero। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एज ए then is your right choice for this। Now, moving ahead for the next question. Here, if hide in keys are coded, मतलब इनके कोड्स लिए हुए हैं, तो हाई का कोड क्या होगा। मैं भैया वैसे तो अल्फ़ाबेटिकल लिख लेता हूँ आँख मूंद के, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है EJOT से। बट मुझे यहाँ पे देखने में मिल रहा है पहले ही अक्षर में एच। एच का कोड कितना होता है अगर आप ध्यान दो तो अल्फ़ाबेटिकल 8 होता है। देन यहाँ पे तो 19 लिखा हुआ है, मतलब मेरा दिमाग ठनका। सी ABC, तो ए का 2 लिखा हुआ है, सी का 5 लिखा हुआ है। तो भैया तो मेहनत करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर वहाँ। फिर मैं देखता हूँ कि कितने वर्ड पूछा गया है, 4 ही वर्ड। तो क्या ये क्वेश्चन में हिडन है क्या। हाँ, क्वेश्चन में हिडन है तो वही वैल्यू लिख देता हूँ। एच का कोड कितना दिया हुआ है 19, आई का कितना दिया हुआ है 23, देन जी का कितना दिया हुआ है साथियों, जी का अपना दिया हुआ है आपका 17। तो कितने में ही आंसर आ गया, मेहनत ही नहीं लगी है। समटाइम्स दे विल
टेस्ट टेस्ट ट्यूब। ओके, घबराए तो हुए हो आप, तो बस आपको जो है थोड़ा सा पैनिक करना है। Now, the given figure is reflected about the horizontal dash line and rotated about a 90 degree and axis perpendicular to the plane figure. Which of the following is resultant? तो भैया इसको नरेट करने के लिए आप जो है ना सबसे पहले डायग्राम ही बना लो एंड देन आफ्टर दैट आपको जो है क्या करना है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपको, रोटेटेड अबाउट 90 डिग्री, इसमें मिरर बोला है कि वाटर इमेज बोला है, ये ध्यान रखना। तो हॉरिजेंटल डैश मतलब हॉरिजेंटल डैश मतलब मिररिंग किया हुआ है, मिररिंग एंड देन आफ्टर दैट 90 डिग्री आपका पलायन हो गया। तो ये वाला तो एक्सट्रीम बनेगा, ये एक्सट्रीम, ये मतलब इंटीरियर में, एंड ये एक्सट्रीम मतलब जो आपके पास वाले होते हैं लाइन के वो पास में बनते हैं, देन नेक्स्ट लेवल। और फिर वो जो बोल रहा है क्लॉकवाइज जो है आपको रोटेट कर दिया हुआ है उस फिगर पे जो बना हुआ है परपेंडिकुलर। ओके, ओके, मतलब आपका 90 डिग्री का पलायन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट फिट बैठेगा? तो इट इज टू बी दिस वन। इट्स अ ब्रावो। कुछ नहीं, पेपर एक कटिंग करके जो है ना आप डायग्राम बना देना और उसको अलट पलट के जो है आसानी से कर दोगे, जिसमें कोई वो नहीं। Now, next question: which one of the following option has correct sequence of orange in increasing number of mirror lines and line of symmetry? लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि भैया आपका जो है ना फिगर कॉपी पेस्ट बने, कॉपी हो आपका सिमेट्री के अलावा, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कोई भी ले। सर्कल का बनता है, स्क्वायर का बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर मतलब ये फिगर तो कांस्टेंट कर दिया कि भैया यही होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सिमेट्री किस में आ रही है वो बताना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, आपका स्क्वायर एंड सर्कल। आप जो है नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है ना स्व विवेक से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल में होगी ये हमको पता है, तो सर्कल को तो फिक्स ही कर दिए। सर्कल के बाद स्क्वायर में होगी, ये भी क्लियर कट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे ज़्यादा उसकी जो है आपके साइड्स जो है तीनों अगर इक्वल है तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री खींचने में बहुत आसानी होगी, तीन तो मिल ही जाएंगे। देन आइसोसेलेस में दो मिलेंगी क्योंकि दो लाइन इक्वल है और एक जो है अनइक्वल है। तो ऑप्शन बी इज अ क्लियर कट आंसर ऑफ दिस। ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट वन। Here, बोल रहा है a final year student appears for the placement interview in two company S&T. Based on her interview performance, estimated the probability of receiving a job offer from the S&T is to be 0.8 and 6. And let be the probability that C receive a job offer from both the company. Select the most appropriate option. Okay. फाइनल ईयर स्टूडेंट को जो है आपको मिला हुआ है ऑप्शन कि भैया आपकी जो कंपनी है वो देगी चांसेस। ओके, तो चांसेस हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और क्या। हाँ, और क्या, डायग्राम से समझने की। अ फाइनली स्टूडेंट अपीयर्स इन अ प्लेसमेंट इंटरव्यू टू कंपनीज, एस और टी नाम की दो कंपनी। ओके, एस एज वेल एज टी। ओके, तो भैया बेस्ड ऑन इन परफॉर्मेंस estimated the probability of receiving a job offer from S&T is to be 0.8 and 0.6. Let P be the probability of receiving a job offer from the both of the companies. Okay, so select the most appropriate option. Okay, बताइए किस तरीके से आप करना चाहें। 0 से 0.2 के बीच में, मतलब कि लेट me be the probability to receive a job offer from both the companies, select
मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो भैया एक चीज़ तो आपके यहाँ पे क्लियर, बाउंड्री। बाउंड्री क्या, मैक्सिमम उसको कितना प्राप्त हो सकता है ये दिया, यहाँ पे मिनिमम का करना, मिनिमम कंडीशन। तो 0.6 पे ये फिक्स अप हो गया मैक्सिमम को। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल का केस जो है 0.6 है, तो यहाँ पे आपको फॉलो अप होगी 0 से 0.2 ना, 0.4 से 0.6 एक बार रख सकते, 0.2 से 0.4 ओके, एंड 0.6 से 1 ये तो हो नहीं सकता, टोटल प्रोबेबिलिटी को नेग्लेक्ट कर गया। तो फर्स्ट एंड सी एंड डी ये तीनों आपस में चल बस भैया। तो भैया मोस्ट अप्रोप्रिएट वन 0.4। ओके ओके, आप कुछ इस तरह से भी कंस्ट्रेन कर सकते हो एक के अंदर ही, भैया एस जो है, एस एंड टी, तो एस कितना दे रहा है 0.8, टी कितना दे रहा है 0.6, तो 6 तो मिल ही है ना, है 6 तो मिल ही रहा है 0.6। तो भैया आपको जो है मेरे वन का बहुत आउट करना है। ओके, नाउ moving ahead for our technical section started over here at the first question math technique है। चलिए देखते हैं। Let A and B be real symmetric matrices of same size. Which of the following option is correct? Transpose of A is equal to A inverse, AB is equal to PA, AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और A इज इक्वल टू A इनवर्स। इसमें जो है कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन कंडीशन दिया हुआ है प्रभु आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ये सिमेट्रिक बोल रहा है तो भैया, अगर ये सिमेट्रिक बोल रहा है तो आपका जो है सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन ट्रांसपोज करता हूँ तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नहीं हो जाएगा, बड़े आसानी से ऑप्शन सी हमारा प्रत्युत्तर उभरता हुआ सितारा आ जाएगा। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन which of the following option is correct? Del square u del x square plus del square u by del y square is equal to 0। 0 से 1 एंड दोनों की वैल्यू x और y की गो ऑन है। तो आपका सॉल्यूशन कौन सा जो है इसका x एंड y के लिए सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अगर आप देखो ये इक्वेशन, इक्वेशन जो है आपका डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0, जिसे कि हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं, लाप्लास इक्वेशन कहते हैं साथियों, बिल्कुल कहते हैं सेठ जी। अब यहाँ पे आप ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन उठा लो तो देखो भैया, अगर मैं सिंपल सा x और y के साथ वाला कंपोनेंट देता हूँ जो कि 0 से 1 लिमिट के लिए सक्सेसफुल करे, तो एक रैंडमली उठा लेता हूँ, आप सभी के लिए करेंगे e की पावर x साइन वाई, ये ले लेता हूँ। तो यू एक्स एक्स डबल टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन ऑफ वाई ही आएगा। यू वाई वाई मतलब कि e की पावर x का तो नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड ऑन करता हूँ तो भैया ये तो हमको रिजल्ट जो है 0 दे देता है अगर ऐड करता हूँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो ईजी है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये आप जो है चारों में केस लगाओगे, चारों में केस लगाओगे तो आपको केस सेम नज़र नहीं आएगा। अब देखो e की पावर x और e की पावर y, तो एक बार जो है e की पावर x 2 बार डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही आएगा, देन e की पावर y, e की पावर y एक कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता है।
अब यहाँ देखते हैं साइन एक्स, अगर एक कांस्टेंट ले लिए साइन एक्स का कॉस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे कॉस एक्स कॉस का ये भी सेम, तो हमारा जो रिलेटेबल जो केस लगेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी एज अ ब्राउन लगेगा। नाउ मूविंग अहेड फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज जीरो होता है, हमें तो केस ही याद है ना, डी दिल्ली द्वारिका, magnitude of vector, argument of this vector, magnitude of the curl of vector field। बहुत ही क्लासिक केस है आपका, जो कि आप पढ़ते हैं वेक्टर कैलकुलेशन में, कैलकुलस का पार्ट है। नाउ इफ अ टू अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, भैया दो मन के नहीं है सिक्के, मतलब कि अनबाइज्ड है, बायस्ड होना चाहिए आपको प्रेपरेशन के प्रति, अनबायस्ड होना चाहिए एग्जामिनर को आपके प्रति। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट वन हेड, तो केसेस देख लो भैया, दो सिक्के उछल रहे हैं ना, टू पॉइंट आर टॉस, तो क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, चार रिजल्ट निकल सकते हैं। अब कंडीशन क्या लगा दिया भैया, कंडीशन लगा रहा है, बोल रहा है कि भैया ओनली एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, वन हेड बोल रहा है, एक हेड तो आए थे, तो हेड हेड में एक है, हेड टेल में एक है, टेल हेड में एक है, तो तीन। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो फेवरेबल कितने हैं, तीन, तीन बटे चार क्या होता है 0.75, ओ माय गॉड, इट्स ऑप्शन नंबर डी, डी इज ए क्लियर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी पीजी ऑफ द डे, ये बोल रहा है लेट अ स्फेरिकल ब्लॉक of ice at -7 degrees Celsius be exposed to atmospheric air at 30 degrees Celsius with the gravitational direction as shown. What will be the overall direction of airflow in the situation? देखो भैया, एक जो है स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, नेगेटिव टेम्परेचर है और बाहर का वातावरण कैसा है आपका, एटमॉस्फेरिक है। व्हाट विल बी द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लोइंग इन दिस सिचुएशन, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, साइडवेज होगी। ओके ओके, अगर मैं देखता हूँ, ये बॉल हो गया अगर स्फेरिकल, अगर मैं बॉल लेता हूँ तो इसका कुछ मास होगा, वेट होगा, तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बायसी फोर्स अपवर्ड एक्ट करेंगे। ओके, अगर ग्रेविटी इसको नॉर्मली डाउनवर्ड पुल आउट कर रही है, ये दिखा हुआ है, तो मतलब कि आपका जो है वेट इज मच मोर देन बायसी फोर्स, तैरा नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका एयर की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो विच वन इज टू बी करेक्टेड ओवर हियर, ऑप्शन डी में अपवर्ड, डाउनवर्ड, नो मोशन एंड साइडवेज, इट्स अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ next question, here we have the question over here, consider a two identical tank with a bottom hole of diameter d, one tank is filled with water and other tank is filled with engine oil, the height of fluid column h is same in both the cases, the fluid exit velocity in two tank is v1 and v2 neglecting all the losses, which of the option is correct। अच्छा भैया, दो टैंक दिए हुए हैं, अलग अलग फ्लूइड रखा हुआ है, वाटर एंड इंजन ऑयल,
भैया एक कैविटी है, छिद्र है, तो V1 ज़्यादा होगा कि V2 ज़्यादा होगा, इसी का क्वेश्चन है। V2 इज मोर देन V1, V2 V1 V1 V2 इज लेस देन V। तो अगर मैं बोलूँ हेड कॉमन है तो पास्कल लॉ लगा दो, V1 इज इक्वल टू V2। तो वेलोसिटी क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2th डिपेंड्स ऑन, मतलब हाइट अगर पैरामीटर सेम है तो भैया कोई चीज़ नहीं आएगी। अब आधी जनता जो है ना ये सोचने लगी कि भैया ये वाटर है और ये इंजन ऑयल है ना, तो भैया अगर डेंसिटी अगर मैं कंसिडर करूँ तो भैया वाटर जो यार वो होता है, इंजन ऑयल तो यार भैया गाढ़ा होता है, वो कम बहेगा ये ज़्यादा बहेगा, इसलिए और हमारा यहाँ पे जो है आस्क है वेलोसिटी का, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टैंक, टैंक में जो है अगर आपका और एक नॉर्मल ऑरिफिस जो है सेम स्मॉल डिश डी करे हुआ है, तो रेट ऑफ मोशन सेम है, रेट ऑफ मोशन सेम है। ऑलराइट, समझे, बहुत नीट वाला केस में मतलब आपका एक तरह से जो है टैंक में छेद कर दिया, उससे समझने का प्रयास करें। ऑलराइट, आधी जनता यहीं फंसा है, कंजर्वेशन ऑफ मास ही नहीं लग पा रहा है भैया। Okay, now moving for the next question. In a laboratory experiment using a scaled down model to measure the score at a bridge pier, the Froude number is important, ratio of prototype, length of the model length is 100. If the velocity of the model is 1 meter per second, velocity in meter per second of the prototype. भैया यहाँ पे गिवन डाटा अगर देखोगे तो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, आपका लेंथ दिया हुआ है, ओके, तो और आपकी कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्राउड मॉडल लॉ, क्राउड का तो कंडीशन पता है, आप एवं वजह से निकाल लोगे, तो v बाई रूट ओवर एल जी, ओके, सो कॉमन मॉडल और प्रोटोटाइप वी एम रूट ओवर एल पी जी, एल एम जी इज इक्वल टू वी पी रूट ओवर एल पी जी, ग्रेविटी दोनों का सेम है, कड़े आएंगी, मॉडल टू द प्रोटोटाइप का रेशियो, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप वी पी, वी एम कितना हो 1/√100, तो 100 का रूट कितना होता है 10, 100 का रूट 10, ये हो जाएगा √100/1, तो 10, इट्स ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी निकल के आएगा अंडर द राउंड मॉडल लॉ। Now, moving ahead for the next question. Here we have air inside a rigid, thermally insulated tank undergoes a stirring shown in the figure below. Which one of the following is to be correct? Okay, rigid and insulated. ये insulation provide कर दिया हुआ है भैया, हीट बाहर नहीं जा रही है और आपका पैडल व्हील वर्क कर रहा है, स्टेयर कर रहा हूँ, अंदर क्या है, एयर है, so condition enthalpy of air increases while the entropy of air remains constant. Would the enthalpy entropy of air remains constant? Enthalpy of entropy increases and enthalpy of air decreases while the entropy of air increases. So choose the correct option. ये सही है, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों इंक्रीज करेंगे, जैसे H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी एक टर्म होती है, एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या हो जाएगा आपका डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, आप देख लो यहाँ आपको जो है सिंपली रिजिड है, एक जो है कांस्टेंट आपका जो स्टेटर घुमा रहा है, तो वर्क डन तो हो रहा है, वर्क डन माइनस वी जी पी से अगर कैलकुलेट करने जाओगे, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू,
फर्स्ट लॉ। तो भैया इंसुलेट करोगे तो आपका यू तो ज़ीरो, मतलब यू तो हो रहा है ना, इंटरनल एनर्जी में तो चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे एंथैल्पी चेंज होगी। देन आफ्टर दैट एंथैल्पी जहाँ भी चेंज होती है एंट्रोपी आपके पिक्चर में आती है। कहाँ से? सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ से आप देखोगे कि भैया जो भी काम किया गया है वो नेगलेक्ट तो नहीं होता है ना, रैंडमनेस तो इंक्रीज हो गई ना, गैस के जो पार्टिकल थे वो चार्ज हो गए ना, भलाई वो एयर ही क्यों ना। तो इट्स ऑप्शन नंबर सी एज ए जी। नाउ psychometric chart. One axis represents dry bulb temperature. The axis that is perpendicular to the dry bulb temperature axis present WBT, wet bulb temperature, specific humidity, relative humidity और enthalpy. It's a specific humidity. अगर आपको जो है ना साइकोमेट्री का चार्ट याद होगा, बड़े आराम से ये ध्यान कर लोगे आप लोग। आई नो यू आर talented people, but for the convenience, specific humidity omega. ओके। ओके, बड़े आसानी से जो है, हाँ, जैसे इंक्रीज हो रहा है ना, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, याद है, ये सब भूल गए क्या था। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग सर्फेस hardening process steel is heated to the lowest temperature in carburizing, cyaniding, nitriding and carbonitriding। अब भैया यहाँ पे सब ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे। या कार्बोराइजिंग विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते थे, साइनाइडिंग या नाइट्रोजन के साथ कहीं जला रहे हैं, कहीं कार्बन के साथ जला रहे हैं, कहीं कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का समागम कर रहे हैं हार्डनिंग के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है टीयर टेम्परेचर। जैसे ही अगर आपको टेम्परेचर आपको याद होगा सीरीज वाइज तो ये आसानी से कर लोगे। यहाँ पे लोवेस्ट पूछा हुआ है, लोवेस्ट लोवेस्ट इन द सेंस यहाँ पे हमारा जो आता है आपका वो फिर क्या आता है, इट्स नाइट राइडिंग बनता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कार्बोराइजिंग, देन साइनाइडिंग, देन कार्बोनाइट्राइडिंग एंड देन लास्ट वन नाइट्राइडिंग। तो कार्बोराइजिंग का जो टेम्परेचर होता है 900 टू 950 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुँचा। देन साइनाइडिंग में आपका जो है टेम्परेचर 750 से 870 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच। कार्बोनाइट्राइडिंग में 800 टू 850 तक पहुँचा। नाइट्राइडिंग में 500 टू 550 तक पहुँचा। तो लोवेस्ट हाईएस्ट। ऑलराइट, so we have C as in Charlie is the right option for these. Now, the welding process commonly used for fabricating tailor welded blanks of dissimilar thickness for automotive application is gas welding, laser welding, arc welding or friction welding. Which of the option is to be correct? यहाँ पे जो है आपका welded blanks फैब्रिकेशन करना है। फैब्रिकेशन मतलब कि आपका जो है प्रोसेस समझ रहे हो, हल्का फुल्का नहीं है कि आपको डिसिमिलर मेटल यूज़ करना है, फैब्रिकेट करना। तो यहाँ आपका लेजर वेल्डिंग फैब्रिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 22nd। बोल रहा है द yield stress of metal is uniaxial, tension is 200 megapascal. According to von Mises yield criteria, yield stress of the metal in fused shear is closest to 115.5, 100, 66.7 or 141.4। Which of the following option? यहाँ पे
कौन सी थ्योरी लगा दिया, वॉन माइसेस। वॉन माइसेस। अब हमको यहाँ पे पता है कि वॉन माइसेस में अगर हमको प्योर शियर का कंडीशन, यील्ड स्ट्रेस पूछ रहा है, यील्ड स्ट्रेस, तो आपका जो है जो स्ट्रेस आया हुआ है नॉर्मली डिवाइडेड बाई √3 होता है, 200 बाई स्क्वायर रूट 3, 115.5. It's your option A as an Agra is your right choice for this. Now, next question. In a CAD, computer-aided design, solid models can be construction using CAD क्या यूज करता है, B-Rec, Bezier, Spline और non-uniform रोटेशनल स्प्लाइन नोट्स। ओके, तो अगर आप कैड मॉडल देखते हो ना, तो वहाँ पे मॉडलिंग में आपको यहाँ पे एक चीज़ दे दी है, सॉलिड सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल के लिए आप जो यूज़ करते हो वो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन यूज। इसके अलावा और कौन से मॉडल होते हैं, आपका वायर फ्रेम के लिए, वायर फ्रेम के लिए डियर साथियों आपका ये रिमेनिंग 3 यूज़ करते हैं, आपका बी स्प्लाइन, बेजो कर्व एंड नर्व्स। ये तीनों जो है आपके किसके लिए होते हैं, वायर फ्रेम के लिए, स्किन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, स्किन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, प्लीज कीप इन माइंड। एंड सॉलिड मॉडल में आपका बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन है ना आपका। इसके अलावा और कहाँ सॉलिड मॉडल में यूज़ करते हैं, CSG यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, जिसमें जो है आपका प्रिमिटिव बुलियन ऑपरेशन के द्वारा परफॉर्म करते हैं। कुछ नहीं, चैट जीपीटी करोगे तो आराम से आपको आ जाएगा यार, प्रमोट नहीं कर रहे हैं आजकल मार्केट में जो है बहुत सारे AI यूज़ करो, डायरेक्टली आपको गिव द आंसर है रिक्वायर्ड डाटा। बट ये है कि सर्च करने का टाइम होना चाहिए। Ceramics and glass are machined by electric discharge machining, ultrasonic machining, electrochemical machining and transferred arc plasma machining. ओके, सेरामिक एंड ग्लास इससे मशीन करते हैं, अच्छे बच्चे जानते हैं भैया, अल्ट्रासाउंड USM से, USM अल्ट्रासोनिक मशीन। ओके, नाउ next question. When we assemble the hole 30, 0.0, 0.3 and shaft 30 minus this, तो कौन सी फिट होगी। चलो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, पहले होल का डायमेंशन दिया हुआ है तो होल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये स्टार्टिंग फॉर 30 एंड एंडिंग फॉर 30.03। ये होल हो गया। देन दूसरा पॉइंट दिया हुआ है शाफ्ट, शाफ्ट पे कितना दिया हुआ है भैया, आपका स्टार्टिंग बिगनिंग दिया हुआ है, निकल लो भैया, हाँ ये ओवर दी इंटरफेरेंस कितना, कितना 30.20, 0 to 29.98। ऑलराइट, होल में ना आपका ये, नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 30 तक भी करेंगे क्योंकि वहाँ तक ऑब्जेक्टिव। A rigid circular disc of radius r in meter is rolled without slipping on a flat surface as shown in the figure below.
Angular velocity of disk is omega in radian per second. Velocity is in meter per second at O and O A respectively are. अच्छा, ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जब रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी आपको बताना है बी ओ पी एंड बी ए पी, ओरिजिन से और एक जो है पॉइंट को। तो भैया एक तो आपको जो है सिमिलर बहुत सिंपल सा दिख गया कि भैया अगर रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लिपिंग के तो पॉइंट ए पे वेव हो। देन आपका ओरिजिन पे जो है एंगुलर वेलोसिटी अगर देखोगे तो क्या होता है, ओमेगा आर इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो याद ही रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ इट इज ऑप्शन ऑफ creation or right. Now moving ahead for the next. A truss structure is loaded as shown in among the given which member of the truss zero force में। हैशटैग लगाओ क्योंकि हमेशा ये सब जो है पैटर्न पी डी में होगा, बी सी में होगा, बी ए में होगा, ए डी में। अगर आपको लॉज याद होंगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे। यह एक जो है लीनियर अगर इस फोर्स हो रहा है तो ये वाला जीरो फोर्स में यहाँ से एक जो है आपको देखने में आएगा फिगर में। देखिए तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पर रूलर सपोर्ट है, यहाँ हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा एंड देन यहाँ पे फोर्स लग रहा है फोर्स। तो इसको ये वाला भी बैलेंस, ये वाला बैलेंस करेगा, इसको ये वाला कर रहा है, ये वाला टू फोर्स मेंबर की नोटेशन ए बी सी डी, आपका बी डी एंड सी डी ये दोनों जीरो फोर्स। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी डी बी सी बी ए एंड ए डी, तो इजी हो गया ना जीरो फोर्स मेंबर। A as an Agra is your right choice for this. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मेटेलिक स्क्वायर प्लेट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Choose the correct Mohr circle representing the state in any point on the plate from the options given below। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे दिया हुआ है और हमारे जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा जानता है कि हाइड्रोस्टैटिक में नेगेटिव प्रेशर प्राप्त होता है जो मोहर सर्कल के बाईं ओर बन एक पॉइंट रूप में हमें ऑप्शन नंबर बी एज ए ब्रावो इज योर राइट आंसर। ऑलराइट, ज़्यादा लोड नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हल्लू हल्लू पढ़ना। नाउ पढ़ा दिया 29। In the context of a balancing of rotating and reciprocating masses, which of the following option is true? पहला बोल रहा है an unbalanced rigid rotor can be completely balanced by single balancing masses। कैसे हो सकता है? Unbalanced rotor है उसको completely balance कर सकते हैं two balancing masses attached to two distinct planes। थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। A single cylinder internal combustion engine can be completely balanced using a single balancing masses। क्या वाहियात। And last, a single cylinder internal combustion engine can be balanced by using two balances। ये तो कोई चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर बी एज इन ब्रावो जो कि प्लेन की बात करते हैं, इट्स अ बी एज इन ब्रावो इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ शाफ्ट कैरीज अ helical spur gear, which one of the following bearing cannot be used to support it?
एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग, स्ट्रेट रोलर बेरिंग और टेपर रोलर बेरिंग। यहाँ पे नॉट मतलब कि भैया आप कैरीज अ हेलिकल स्क्वायर बेरिंग, तो मतलब कि आपका टेस्ट के साथ साथ आपका जो है आपका टेस्ट कैसे हो गया हेलिकल स्क्वायर। इस पर गियर स्ट्रेट होते हैं तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग, स्ट्रेट रोलर बेरिंग एंड आपका टेपर रोलर बेरिंग। तो आपका बहुत इजीएस्ट वे बिल्कुल इट्स स्ट्रेट रोलर बेरिंग। यहाँ पे आपके नेट ठीक है साथियों, आपका सेशन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट 31 वाला नेक्स्ट सेशन में वीडियो क्लास को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसे कनेक्ट, ठीक है, नहीं रखते रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों, और कल के लिए शिखर पर सदैव अग्रसर। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।